अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज भी जो शख्सियत या पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं, द गुड थिंग अबाउट दिस पर्सनैलिटी इज कि ये मेरी क्लास फेलो भी रही हैं। शी हैज डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड अ वेरी गुड स्पीकर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड, मिस इरम इकबाल। अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम वकार। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। हाउ डू यू फील कमिंग टू दिस क्यूरेटर्स प्लेटफॉर्म? I feel very good. I think it's a really good initiative. And I think the breadth of topics that you're covering is really inspiring. And I just hope to be a small contribution to it today. No, that would be a huge contribution. Thanks a lot, first of all, for joining us. Before we directly come to the topic, Iram, now tell me what exactly you are doing nowadays, apart from masters, obviously. You mean in terms of activities? Yeah, yeah. To be honest, nothing much. क्योंकि कोविड की वजह से जो है वो यहाँ पे भी लॉकडाउन हुआ हुआ था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ईज हो रहा है. So, Mm-hmm. nothing much. I'm usually in my room studying, working on my dissertation, etc. And my library, my university's library is opening only slowly. तो फिर जो है वो कभी कभार वहाँ जाना हो जाता है. Other than that, I think the only other activity that I have is grocery shopping. हाँ, that's wonderful, you know. And I wish कि ये situation जल्द से जल्द over हो, हम सब back to normal हो, क्योंकि जाहिर सी जी. बात है this situation have taken so long now, and I wish कि हम जल्द से जल्द इस situation से निकल सकें. अच्छा जी, जी. आज एरम और मैं जो आपके साथ बात करेंगे फ्रेंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर फील्ड के अंदर अब ये चीज काफी ज्यादा अहम हो गई है, एंड दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस. So before we go any further, Iram, when we say interdisciplinary approaches, what do we actually mean by that? So interdisciplinary is a very broad term. And before we come to literature, I think Julia Thompson Klein is an expert of interdisciplinary studies और उनकी ही classification है जो कि मैं यहाँ पे बयान करूँगी. और वो कहती हैं कि जो है वो हमने conceptual interrelations में define कर सकते हैं, methodology wise define कर सकते हैं, और just the different kinds of artistic expressions के हवाले से divide कर सकते हैं. So अगर हम literature की बात करें तो फिर literature का relationship with its conceptually relevant categories जो है वो philosophy होगा, history होगा, even sociology होगा, excuse me, जो डिफरेंट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के हवाले से होगा, उसमें हमारे पास फिल्म स्टडीज आ सकता है, म्यूजिकोलॉजी आ सकता है. जो हमारे पास मेथड वाइज रिलेशनशिप होगा लिटरेचर का दूसरी फील्ड्स के साथ या दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ, वो थियोरेटिकल इंटरवेंशंस के थ्रू होगा. सो जिसमें हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल थियोरी आ जाती है, फेमिनिस्ट थियोरी आ जाती है, मार्क्सिस्ट थियोरी आ जाती है. तो इस तरह से हम इंटरडिसिप्लिनरी को कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं. फिर वो इंटरडिसिप्लिनरी के भी जो है वो तीन एक्सक्यूज मी वो इंटरडिसिप्लिनरी के भी तीन जो है वो सब कैटेगरीज बताती हैं. सो वन इज इंट्राडिसिप्लिनरी, जिसमें यू juxtapose humanities disciplines with humanities disciplines. फिर एक multidisciplinary आ जाता है जिसमें you juxtapose humanities disciplines, you expand basically your scope of comparison, और उसमें आप फिर जो है वो social sciences और hard sciences के भी disciplines लाते हैं. Then there is pluridisciplinarity, which is basically not a comparison of fields as such, but scholars of different fields doing some kind of teamwork together. So थोड़ा सा yeah. टेक्स्ट पर आते हैं रम. जैसे बिफोर दीज अप्रोचेस टेक्स्ट, क्योंकि एक थ्योरी ये भी बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है कि आफ्टर दीज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस अब टेक्स्ट को पढ़ने की डायमेंशंस चेंज हो गई हैं. हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? जी, definitely. I think text का itself conception भी theory की वजह से ही change हो गया है. So अब हम देखते हैं कि text is no longer simply words on the page. There are some kinds of text that are constantly being created even in their material form. Then there are texts, हमारी जो contemporary notion है theory में, वो ये है कि texts are always in the making, in the sense that their meanings are always escaping us. Their meanings are never complete. We are constantly making their meanings as we go. And so definitely I think text को read करने की, our approach towards text, our allegiances towards texts all have changed due to several theoretical.
इसमें एक चीज और है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर अप्रोच अप्लाई कर देते हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग दैट। मिसाल के तौर पर हमने वुदरिंग हाइट्स पढ़ा था अपने टाइम में। वुदरिंग हाइट्स को हमने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइको एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। अब मैं उस वक्त भी और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला अपने माइंड में कि किस तरीके से इस टेक्स्ट को और बहुत सारी अप्रोचेस लगा के भी पढ़ा जा सकता है। तो डू यू थिंक कि मल्टीपल अप्रोचेस कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन अ टेक्स्ट, या नहीं उसको एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए? नहीं, definitely. I think so the task of interpreting any text is basically saying what the text is about. And the text can be about multiple things. उसमें जो है वो आप एक psychoanalysis से भी आप एक conclusion draw कर सकते हो, आप जो है वो feminism से भी एक conclusion draw कर सकते हो, आप historical studies से भी एक conclusion draw कर सकते हो. So the text can be about different things as long as you know as long as you know how to read those details within a text that can lead you towards establishing your argument. I think the text can be about anything significant, really, which is not to say you can say that the text can be meant to say anything, or text can be made to say anything. It's only the case when you can actually provide evidence from the text that a certain interpretation can be built out of it using a certain theory. द आइडिया ऑफ बिटवीन एंड बियॉन्ड द लाइन, इस पर क्या कमेंट करोगे? क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा था ना कि बिटवीन द लाइन भी बहुत सारी चीजें अब बिकॉज ऑफ दीज अप्रोचेस हमें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि like I said कि it's not just words on the page. आज जिस तरह हम टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं, तो जिस माइंडसेट के साथ हम अप्रोच करते हैं, that could be either कि we are trying to expose something. We are trying to read between the lines, and we are trying to read what the text does not say. And that could mean that there are certain limitations of the text. That could also mean कि language उस literary text में जिस तरह use की गई है, उसके alternatives क्या हैं, दूसरी किस तरह या किन किन तरह उस language को इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्स्ट को हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि उसमें से कंस्ट्रक्टिव डायमेंशंस निकल के हैं. सो not only what Jonathan Culler calls hermeneutic of suspicion. So not just looking at text in a suspicious way, not just thinking that there's something to expose, but then also bringing out a reconstructive or constructive dimension to it. अब तो डीकंस्ट्रक्टिव भी टेक्स्ट आने लगे हैं, खास तौर पर जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट का आइडिया होता है, तो अब तो और डायमेंशंस खुल गई हैं इसकी। थोड़ा सा इस पर कमेंट करना चाहोगे बिफोर वी एंड? डीकंस्ट्रक्शनिज्म, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? Ji, I think deconstruction again is very, very broad, but it's in my reading, it's mainly about deconstructing the grand narratives that in relation to literature that any literary text can endorse. So breaking down those grand narratives and breaking them down through in the language and through language. So आप उसकी binaries को expose करते हैं, आप ये expose करते हैं कि कोई भी बाइनरीज जो कि एक टेक्स्ट क्रिएट करता है जिससे वो कुछ अप्रेसिव कुछ जो है वो सुपीरियर स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश करता है, लेकिन वो बाइनरीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में स्लाइड कर रही होती हैं. सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, दैट यू डीकंस्ट्रक्ट the language and the structures of language in a way so as to say that anything that was considered stable in the text prior to your reading or prior to a critical reading no longer holds true or no longer is as stable as you thought it was. अच्छा, एक और अप्रोच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो दैट हम सारी तो अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकेंगे, वी विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियोस, दैट इज द पोस्ट कॉलोनियलिज्म. बहुत ज्यादा इस अप्रोच का भी इन्फ्लुएंस रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट डू यू कमेंट ऑन दिस? जी, आई थिंक पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की रेलेवेंस cannot be emphasized further, क्योंकि जो है वो और मोर स्ट्रांगली, क्योंकि आज हम जिस तरह से लिटरेचर या ह्यूमैनिटीज की फील्ड्स को कंसीव करते हैं,
especially in the so-called third world, especially in the former colonies. It's very important to keep the post-colonial perspective in mind. It's very important to not fall into the trap of thinking literature as possessing a civilizing, so to say, function, because the whole concept of civilizing itself is very demeaning and very patronizing, and not to say misleading. तो जो है Absolutely. वो so yeah, I think post colonialism की relevance continues, and जब हम इसे literature के context में देखते हैं तो हम I think दो तरह की readings जो मेरे mind में आती हैं इस वक्त, वो एक हम ये देखते हैं कि किस तरह से colonial structures continue to influence us, continue to have an effect on us, is even after the imperial episode finished in the mid 20th century. तो जो दूसरी रीडिंग हम देखते हैं वो रेजिस्टेंस के हवाले से है कि किस तरह से जो नेटिव का कॉन्सेप्ट है कि नेटिव ऑफ एनी रीजन, उनकी भी क्या रेजिस्टेंस है. सो इवन दो दे वर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सम सुपीरियर colonial structures, there was never any dearth of resistance. So there was always resistance from below. So those could be two of probably the many readings that could come under the umbrella of post-colonialism. Absolutely, Iram. Believe me or not, it's been a pleasure talking to you. और दिल चाह रहा है कि हम मजीद अप्रोचेस पर भी बात करें, लेकिन टाइम बड़ा जालिम है, हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम फर्दर इसको मजीद इन डिटेल डिस्कशन कर सकें. बट डेफिनेटली इन द कमिंग वीडियोस हम इस पर जरूर बात करेंगे. आखिर में इरम क्या मैसेज देना चाहोगी स्पेशली यूथ को, बिकॉज माशाल्लाह से यू हैव बीन अ टेरिफिक स्पीकर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो तुम क्या कहना चाहोगी यूथ को? Waqar, that's very kind of you to say. I think just from my own insights and from my own experience, I would only urge every reader of a text to just be as aware as possible. जितना आप खुद को aware रख सकें, जितना आप खुद को critically challenge कर सकें while reading the text, और text की भी ideologies को, structures को आप critically challenge कर सकें, या critically assess कर सकें, not to challenge because that is another bucket altogether. So I think that is important for any reader. Absolutely, but just एक चीज और कहूंगा जो इफ्तिखार साहब अक्सर कहते थे कि reading the text is fine, reading the Western literature is fine, but do not fall away from the Eastern spectacular literature which we have, क्योंकि वो लिटरेचर वो है जो हमारी जिंदगियों से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो हमें उससे अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टेंट नहीं करना चाहिए. हाँ, हम रीड जरूर कर सकते हैं, बट डू नॉट गेट सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. इरम, थैंक यू सो मच, इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा सेशन रखेंगे, मजीद इस पर डिटेल में बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस डिस्कशन से. अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जिस हद तक हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए. आप मेरा फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स, मेरा ट्विटर आईडी है वकार_रज़ाक, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वकार रज़ाक 786, और मेरा लिंक्डइन आईडी है वकार रज़ाक. आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे और इरम को भी अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा. जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर रहे, तो बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी. उस वक्त तक के लिए मुझे और इरम को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज and stay curious. Allah Hafiz.